नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, इसलिए हमारा मकसद होता है कि आप किसानों के सवालों को हम एक कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से अपने कार्यक्रम में शामिल करें और अपने विशेषज्ञों से आपके समस्याओं का समाधान लें। आज किस विषय पर हम अब चर्चा करेंगे और साथ ही आपके सवाल लेंगे, आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। हमारा विषय है विदेशी फलों की बागवानी और खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल भेजिए 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यानी अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और ये आपके पास है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, टेक्स्ट में चाहे वॉइस मैसेज। और जब भी आप हमें कॉल करें, ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप करें अपने सवाल, तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पहला तो ये, आप अपने सवालों को आसान, सरल और कम शब्दों में कहने का प्रयास करें और अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बता दिया है कि आज का हमारा विषय क्या है। आज हम बात करने वाले हैं जो खरपतवार नियंत्रण है, इसमें किस तरीके से हमारे किसान फसलों में कर सकते हैं और विदेशी जो सब्जियां हैं उनका किस तरीके से लगातार हमारे देश में स्कोप बढ़ रहा है और इससे हमारे किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ दो मेहमान रहेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे और दोनों विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजवीर शर्मा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजवीर शर्मा हमारे साथ हैं। वो प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा, नई दिल्ली में। तो आपसे हम खरीफ फसलों में किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण यानी वीड्स जिसे हम जानते हैं, जो आमतौर पर जो हमारी मुख्य फसल होती है उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी पोषक तत्व जो होते हैं उन्हें ये चूस जाती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन वीड्स का, इस तरह की जो खरपतवार है उनका नियंत्रण किया जाए, प्रबंधन किया जाए। साथ ही हमारे दूसरे मेहमान भी स्काइप पे जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी विदेशी सब्जियों का किस तरीके से हमारे जो किसान हैं लाभ ले सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं, इसका व्यापार कैसे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे देश में भी ये विदेशी सब्जियां काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस तरीके से इनकी खेती की जा सकती है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो आज का जो पहला विषय है यानी खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, सबसे पहले हम वही बात करते हैं। तो राजवीर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो खरीफ फसलों के खरपतवार हैं जिनसे हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। सबसे पहले मुझे पर चर्चा करते हैं, कौन कौन से मुख्य खरपतवार हैं। देखिए, ऐसा है कि खरीफ मौसम के अंदर जो है खरपतवारों का जो अटैक होता है, जो प्रकोप होता है फसलों पे, वो रबी मौसम की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश आती रहती है, मौसम अच्छा होता है, खाद भी होता है और पानी जब ज़्यादा होता है तो नेचुरली खरपतवारों का जमाव जो है फसलों से जल्दी होता है और ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस मौसम में जो है फसलें हैं, धान की फसल मुख्य फसल है, मक्का है और दूसरी सब्जियों की फसल है, कई दलहनी फसलें भी होती हैं। हाँ, दलहनी फसलें भी हैं, अरहर वगैरह है, और तो मूंग भी लगाते हैं किसान भाई। तो इस समय जो है लगभग 3 प्रकार के खरपतवार किसान भाइयों को मिलते हैं। जैसे घास जाति के खरपतवार हैं। घास जाति के खरपतवारों में मुख्य धान की फसल में समा होता है और जो है फूलनी घास होती है, दूब घास होती है, मकरा होता है। तो ये 3-4 प्रकार के घास जाति के खरपतवार हैं जो मोटे मोटे सभी फसलों में, खरीफ की फसलों में आते हैं। और दूसरा जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे सांठी है। सांठी आप अगर खेत को जोत करके 10-15 दिन के लिए छोड़ देंगे तो पूरा खेत सांठी से भर जाएगा जी। सांठी है, कोंदरा है, कनकौवा है। तो ये कभी कभी आजकल जो है ये गाजर घास भी आ जाती है। तो ये मुख्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जी। इनके अलावा धान में एक आता है जल भंगरा।
जो सफ़ेद फूल आता है, तो ये मोटे मोटे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तीसरी तरह के खरपतवार जो हैं नरकट खरपतवार जिनको बोलते हैं, मोथा जाति के। मोथा जाति के 3 प्रकार के खरपतवार धान की फसल में आते हैं। एक तो गांठ वाला आता है, एक फूल वाला आता है। तो ये जो है जिसको साइप्रस डिफॉर्मिस, साइप्रस इरिया, साइप्रस स्कुलेंटस साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि मुख्य तौर पर कौन से वो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, जो कि इस सीज़न की फसलों पर नुकसान कर सकते हैं, उन पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिसमें कुछ आपने जैसे मकरा, धूप घास और इसके अलावा चौड़े पत्ते वाले भी कुछ खरपतवार हैं जिसका जिक्र आपने किया है। गाजर घास भी इस मौसम में हो जाती है। तो किस तरीके से इनका प्रबंधन करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसानों के सामने कि कम लागत यानी वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करने में भी उन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ता है और हर साल इनकी कीमत भी बढ़ती है। तो कैसे उचित प्रबंधन करें ताकि इस तरह के खरपतवार पहली बात तो खेत में कम उगे और उगे भी तो उनको कैसे हटाया जाए कम लागत में, कैसे आप जो मुख्य फसल है उसे बचा सकें, उसके पोषक तत्वों पर प्रभाव ना पड़े। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी आज की पहली रिपोर्ट। खरीफ फसलों में खरपतवारों का प्रकोप होने की काफी ज्यादा आशंका रहती है। खरपतवार फसलों की पैदावार पर असर डालती है। खरीफ फसलों में पाई जाने वाली खरपतवारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ये 2 बीज पत्री पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे सफेद मुर्ग, कनकौआ, जंगली जूट और जंगली तंबाकू। दूसरी श्रेणी में संकरी पत्ती वाली खरपतवार आती है। इसको घास कुल की खरपतवार भी कहते हैं। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं, जैसे सावा, दूब घास। तीसरी तरह की खरपतवार होती है मोथा वर्गीय खरपतवार। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां लंबी और तना 3 किनारों वाला ठोस होता है। इनकी जड़ों में गांठें होती है। दलहनी फसलों में मूंग की बात करें तो इसमें बुआई के शुरुआती 4 से 5 हफ्तों तक खरपतवार की समस्या ज्यादा रहती है। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए 2.5 से 3 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 से 3 दिनों के अंदर अंकुरण के पहले छिड़काव कर दे। ऐसा करने से 4 से 6 हफ्तों तक खरपतवार नहीं निकलती। खरपतवार नियंत्रण के लिए निवारण विधि भी अपना सकते हैं। इस विधि में वे सभी शस्य क्रियाएं शामिल हैं जिनके जरिए खेतों में खरपतवारों के उगने को रोका जा सके, जैसे उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल, अच्छी तरह से सड़ी गोबर खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल, ग्रीष्मकालीन जुताई, खेती की तैयारी और सिंचाई नालियों की साफ सफाई। दूसरी ओर यांत्रिक विधि भी खरपतवारों पर नियंत्रण की आसान और प्रभावकारी विधि है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको जो मुख्य खरपतवार है इस सीज़न के किन किन फसलों में कौन से खरपतवार उग सकते हैं उसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें। टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं और hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप अपने सवाल ईमेल भी करें और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, जैसे कि आपने मुख्य रूप से बताया कि कौन कौन से खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले हैं या फिर जो पतली पत्ती वाले हैं उनके बारे में जानकारी दी। अब क्योंकि धान की रोपाई भी लगभग जो समय से होने वाली रोपाई है वो पूरी हो गई होगी और फसलें 15 से 20 दिन की हो गई हैं। इस समय पर किसानों को क्या करना चाहिए कि खरपतवार जो अगर वो अभी कदम नहीं उठाते हैं तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या ये उचित समय है खरपतवार नियंत्रण के लिए? आगे आए ना इसलिए। देखिए, धान की फसल कई तरीके से लगाई जाती है। कुछ लोग किसान भाई सीधा बीज से डायरेक्ट सीडिंग करते हैं और कुछ रुपाई से करते हैं। रुपाई वाले धान में ज़्यादा पानी होता है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो खरपतवारों का प्रकोप थोड़ा कम होता है सीधी बुआई से। तो जो किसान भाई जैसे काफ़ी लोगों ने रुपाई भी कर दी है और धान भी 15-20 दिन का हो गया रुपाई वाला, तो ऐसी स्थिति में खरपतवार अगर उनको दिखाई देते हैं, अगर उनके पास रसायन नहीं है तो वो हाथ से निकाल दें या अपने खेत में थोड़ा पानी हल्का करके कोनोवीडर है उसको आप 1-2 बारी चला दें। ये तो है बिना रसायन का प्रयोग से खरपतवार नियंत्रण करना। दूसरी बात है, कभी कभी पानी ज़्यादा होता है
या जैसे बारिश काफ़ी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कोनोवीटर वगैरह का प्रयोग असंभव होता है, हाथ से निराई गुड़ाई संभव नहीं होती है, पानी खड़ा होता है ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई थोड़ा सा पानी हल्का सा खेत में से निकाल करके एक दवाई आती है बिस्पारीवैक्स सोडियम। बिस्पारीवैक्स सोडियम जो है उसकी आप जो है 25 ग्राम मात्रा, शुद्ध मात्रा सक्रिय तत्व 1 हेक्टर के लिए लें और 300 से 350 400 लीटर पानी में उसका घोल बनाएं। तो तब धान की जो आपकी फसल जो है अगर 15 से 20 दिन की है तो आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो है घास जाति के और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार धान की फसल में नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो किसान भाई दोनों तरीके से धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। जी, तो देखा आपने कि कैसे आप खरपतवार नियंत्रण धान की फसल में कर सकते हैं। और इस बीच हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो भी हमारे दर्शक थे, जो भी कॉल कर रहे थे, अगर आप हमें सुन रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से तो आप हमारा नंबर दोबारा लगाएं, ज़रूर आपके सवाल को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला विषय है खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, और इसके अलावा हम विदेशी फलों की बागवानी की भी बात कर रहे हैं। अब सर, जैसे कि अभी आपने धान पर बात की, और हम ये भी जानते हैं कि मक्का भी बहुत प्रमुख फसल है और हमारे देश में उगाई जाने वाली फसलों में इसका रकबा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तीसरी फसल हो गई है। इसके लिए किस तरह का प्रबंधन ज़रूरी है खरपतवार में? और 10 दिन की मेरे ख्याल से मक्का हो गई होगी अब तक, जिन लोगों ने सही से बुआई की समय पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मक्का हो गई, कुछ दलहनी फसलें हो गई, अरहर है, मूंग है, ये भी जुलाई के महीने में भी लगाई जाती हैं। तो अब लगभग मक्का किसान भाइयों ने लगा ली होगी और 10 से 12 दिन की उनकी मक्का हो गई होगी। जिन किसान भाइयों ने बोने के तुरंत बाद अगर कोई खरपतवार नाशी नहीं प्रयोग किया है तो वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करके भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं मक्का में। अगर किसी किसान भाई के पास खरपतवार नाशी की उपलब्धता नहीं है या आसपास कोई दुकान नहीं है, अच्छी दुकान, तो वो जो है निराई गुड़ाई भी से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। मक्का में कम से कम 2 निराई गुड़ाई आवश्यक होती हैं। एक तो जब मक्का की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, और दूसरी निराई गुड़ाई का समय जो है 40, 45, 50 दिन तक जब मक्का हो जाए तो निकालना है। तो 2 समय पे आप जो है, क्योंकि हर फसल का एक विशेष समय होता है, एक विशेष अवधि होती है जिसमें अगर खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस अवधि के कारण होगा। तो उस अवस्था को हम बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था, हाँ, क्रिटिकल पीरियड फॉर क्रॉप वीट कंपटीशन कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो इस अवधि के दौरान किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करें। और रही बात मक्का की, तो मक्का में जो मैं दवाई बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। टेम्बोट्रिन दवाई है। टेम्बोट्रिन दवाई बहुत कम मात्रा में प्रयोग होती है, 120 ग्राम। देखिए, टेम्बोट्रिन नामक दवाई की 120 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व। जब मैं सक्रिय तत्व की बात करता हूं तो टेम्बोट्रिन लेना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। और 1 हेक्टर के लिए जो है 300 से 350 या 400 लीटर पानी का घोल बना करके 120 ग्राम टेम्बोट्रिन लें। और जब आपकी मक्का की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, देखो 20 दिन के बाद अगर 25 दिन पे करेंगे तो खरपतवार कम नियंत्रित होंगे जी। लेकिन समय से 15 से 20 दिन के अंदर अगर आप छिड़काव करेंगे समान रूप से नैपसेक स्प्रेयर का प्रयोग करके, तो आपके खरपतवार जो हैं, अधिकांश खरपतवार मक्का की फसल में अपने आप ही मर जाएंगे दवाई के छिड़काव के बाद। बिल्कुल, तो आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आपको खरपतवार नियंत्रण करना है, कौन कौन सी वो दवाएं हैं, या फिर कहें कि जो वीडिसाइड्स हैं, खरपतवार नाशी जो हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल उपयुक्त सलाह होगी और इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन किस अनुपात में करें, किस तरीके से करें, ये भी जानकारी हमने आपको दी, उसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिलहाल इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान।
आपके बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज के हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं कि खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करें, कौन कौन से अच्छे खरपतवार नाशक है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि सेफ भी हैं, और साथ ही हम बात कर रहे हैं विदेशी फलों की खेती के बारे में, बागवानी के बारे में। तो दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। हम लेंगे अपने विशेषज्ञों से सवाल। और हमारे एक कॉलर हैं विपिन है जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है। आइए विपिन जी का हम सवाल ले लेते हैं। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। विपिन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल बताएं। जी मैम नमस्ते, मेरा नमस्कार। सवाल मूंगफली में खरपतवार के लिए क्या उपाय है? दवाई डाल सकते हैं या फिर मूंगफली में खरपतवार जो है हाथों से ही निकालना चाहिए? कौन सी सलाह देंगे डॉक्टर साहब? ठीक है। देखिए विपिन जी, ऐसा है मूंगफली की फसल का, तो मूंगफली की फसल तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने की हो गई होगी आपकी। विपिन जी आप हमारे साथ लाइन पर हैं? कितने दिन की फसल हो गई आपकी? लाइन पर नहीं है सर अब। हाँ, तो जो है मैं एक सागर से हैं हमारे हाँ दर्शक। सागर से हैं विपिन जी। मूंगफली की फसल में जब मूंगफली लगाई जाती है, लगाने के 1 या 2 दिन के बाद एक दवाई का प्रयोग करना चाहिए किसान भाई को, जिसका नाम है पेंडिमिथिलिन। पेंडिमिथिलिन दवाई की 1 किलो मात्रा सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट ले करके 500 लीटर पानी में घोल बना करके, और जो है मूंगफली के जमने से पहले और खरपतवारों के जमने से पहले इसका समान रूप से पूरे खेत में 1 हेक्टर के लिए मैं बता रहा हूँ ये दवाई पेंडिमिथिलिन 1 किलो प्रति हेक्टर और जो है छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली जब उग जाती है, जम जाती है और 15-20 दिन 1 महीने की हो जाती है, तो किसानों के सामने सिर्फ एक ही विकल्प होता है, एक ही ऑप्शन होती है कि वो निराई गुड़ाई द्वारा ही खरपतवार निकाल सकते हैं। और मूंगफली नीचे बैठती है जमीन में, तो किसान भाइयों को निराई गुड़ाई भी बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। अगर फसल आपकी 1.5-2 महीने की होती है तो उसमें निराई गुड़ाई भी नहीं ज़्यादा जरूरत नहीं एडवाइस की जाती जी, क्योंकि वो उनका बैठाव जो होता है ना, वो मूंगफली का वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जी सर एक ईमेल आया है, अब ये भी ले लेते हैं। और हमारे साथ हमारे दर्शक हैं कि सुरेश कुमार हैं जिन्होंने राजस्थान के झुंझुनू से हमें ये सवाल भेजा है। और ये कहते हैं कि इनके खेत में बाजरा और ग्वार की फसल है और इनकी फसल में कोई समस्या आ रही, मेंथा घास, मोरिया बाटी अथवा मोरिया घास बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसके लिए कौन से खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सेफ भी हो? और देखिए राजस्थान में बाजरा और ग्वार काफ़ी मुख्य फसल है खरीफ मौसम की। तो इस समय किसान भाइयों ने जब दोनों फसल एक साथ इंटरक्रॉपिंग में लगा रखी हैं, बाजरा और ग्वार, तो उस समय आप जो है अगर आपको कोई खरपतवार दिखाई देते हैं, वैसे खरपतवार जब दोनों फसल एक साथ लगाते हैं इंटरक्रॉपिंग में, मिश्रित खेती में, तो खरपतवारों का प्रकोप काफ़ी कम होता है क्योंकि जगह ही नहीं होती खरपतवारों को जमने के लिए। तो इसलिए अगर कोई खरपतवार आपको मेंथा वगैरह दिखाई देता है तो आप हाथ से निकालें, खुरपी से निकालें, क्योंकि अब वो हर्बिसाइड का प्रयोग की अवस्था जो है इस फसल में चली गई है जी। आगे के लिए मैं कहता हूं, अगर आप बाजरा लगाते हैं और आप बाजरे के साथ दूसरी फसल लगाते हैं, ग्वार लगाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है पेंडिमिथिलिन दवाई का प्रयोग करें, लेकिन दोनों फसलों को बोने के 1 या 2 दिन के बाद। फसल नहीं जमनी चाहिए, खरपतवार नहीं जमने चाहिए। दोनों फसल आपने बो दी है, बोने के अगले दिन जो है पेंडिमिथिलिन दवाई का प्रयोग करें। और पेंडिमिथिलिन की दवाई की मात्रा है जो आधा किलो शुद्ध मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टर की दर से लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब आपने बाजरा लगा दिया है जी। और बाजरे के साथ गवार लगा दिया है तो 1 या 2 दिन के बाद, उसके बाद नहीं करना है। जी जी ठीक है सर। एक कॉलर हैं केशव कुमार है दरभंगा बिहार से हमारे साथ, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। केशव जी बताइए क्या सवाल है। हेलो
नमस्कार। नमस्कार। हमें जानकारी लेना है जो कि धान के फसल लगाए हुए थे जी। कदवा करने के समय में हमने उसमें बूटा क्लोर डाला था, लेकिन इस बार बारिश कम होने के वजह से, खेत सूखने के वजह से उसमें फिर से घास उगाए हैं जी जी। और मजदूरी कॉस्ट अधिक लग रहा है, तो उसमें अभी कौन सा मतलब दवा दिया जाए जी। उचित जो उस खर को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा एक सवाल मेरा और है मैडम। जी बिल्कुल बताएं। जो हमने सब्जी का एक छोटा सा बाग अपने खाने के लिए लगाए हैं, उसमें मोथा घास अधिक बच रहा है। मल्चिंग व्यवस्था करना चाहते हैं जो उससे हम अपने फसल लें अपने, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का कोशिश करें। केशव जी, आपने दरभंगा की याद दिला दी मुझे। मैं दरभंगा वहाँ 5 साल रहा हूँ, मखाना अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष। जी सर। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि जब धान की फसल लगाई हुई है आपने और सूखा हो गया, पानी नहीं रहा, तो नेचुरली है धान में खरपतवार काफ़ी आ जाते हैं। तो उस अगर मान लो धान की आपकी धान रुपाई किया हुआ है या सीधा बोया है, अगर आपका 15 से 20 दिन का धान हो गया और 25 दिन का भी धान हो गया, तो उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, बिस्पारीबैक सोडियम जो है दवाई आती है, उसकी 25 ग्राम प्रति हेक्टर 2.5 एकड़ के लिए जो है आप जो है छिड़काव कर सकते हैं। पानी की मात्रा 350-400 लीटर ले करके 25 ग्राम बिस्पारीबैक सोडियम मिलाइए उसमें, और उसका छिड़काव आप धान की फसल, खड़ी फसल जो है 20-22 दिन की होगी, 25 दिन की होगी, तो छिड़काव करेंगे तो धान के सभी खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। और रही बात आपने मोथे की बात की, बागवानी के अंदर मोथे का जो है प्रकोप ज़्यादा होता है, उसका नियंत्रण 100% तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप कर सकते हैं। अगर मोथा खड़ा है और बाग में आपका, जैसे कोई भी बाग का खेत है, तो आप उसमें एक दवाई आती है जो है ग्लाइफोसेट या पैराक्वेट, इन दोनों दवाइयों में से एक दवाई का चुनाव करके आप, लेकिन ये ध्यान रखें इस दवाई का संपर्क जो है किसी दूसरे फसल से, किसी लाभदायक पौधे से नहीं होना चाहिए, केवल सीधा इसका छिड़काव मोथे के ऊपर ही होना चाहिए जी। क्योंकि बागवानी फसल में एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी काफ़ी होती है। जी, जी। और किसान भाई, एक बात और भी है, आप उसमें थोड़ा सा निराई गुड़ाई से करवाएंगे या जुताई कराएंगे या ट्रैक्टर भी बीच में चलाएंगे या कोनो वीडर से भी आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी काफ़ी होती है। एक पौधे जैसे बागवानी का है, जैसे आम का ही है, एक पौधे के दूसरे पौधे के बीच में काफ़ी जगह होती है, तो आप उसमें छोटा मिनी ट्रैक्टर वगैरह या उस तरह का औजार से भी उसको खरपतवार को आप निकाल सकते हैं। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि खरपतवार नाशियों का कम से कम प्रयोग करने, जब कोई दूसरा विकल्प या ऑप्शन ना बचे किसानों के पास, तो ही खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। जी सर, एक हमारे और कॉलर हैं, झांसी से हैं नाइमुद्दीन जी, हमारे फोन लाइन पर हैं। सर स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है आपका। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा निवेदन ये है मैम जी कि मूंगफली की बुआई के बाद हमने पहले इमरजेंसी, जैसे बुआई करते हैं इमरजेंसी मैंने यूज किया ऑक्सीफ्लोरोफेन रसायन, ठीक है सर। 150 मिलीलीटर प्रति एकड़, किंतु 1 महीने के पश्चात पुनः खरपतवार आ जाते हैं, उसके लिए हमारी जो है उत्पादकता फिर क्या करें, पुनः खरपतवार। बिल्कुल, ये बहुत सारे किसानों की समस्या है, बहुत सारे किसान ये समस्या हमारे पास लाते हैं, रखते हैं। तो सर ये देखिए, ये बात है कि जो खरपतवार नाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कितना इफेक्टिव है, कितने दिनों तक इसका प्रभाव रहता है, और ताकि किसान इसी के अनुसार ऐसा क्लेम कुछ किया जाता है, उस हिसाब से उसके परिणाम नहीं होते। सर नमोदीन जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ऑक्सीफ्लोरोफेन आपने सही प्रयोग किया, सही शाकनाशी है, उसकी मात्रा भी जो है आपने ठीक यूज़ की है। लेकिन देखिए, चाहे मूंगफली की फसल हो, चाहे मक्का की फसल हो, खरपतवार नाशी का प्रयोग एक निश्चित अवधि को नियंत्रित करने के लिए होता है। जब आपकी मूंगफली की फसल 1 महीने की होगी या 1.5 महीने की होगी तो वो फैल जाती है, तो उसमें जब कोई एक आधा खरपतवार आता है तो उससे ज़्यादा नुकसान फसल पर नहीं होता है। और खरपतवार नाशी एक निश्चित अवधि तक ही खरपतवार नियंत्रित करते हैं। आप सोचेंगे कि आज फसल लगाई है और जब फसल कटे 3 महीने बाद, तब तक खरपतवार का नियंत्रण शाकनाशी करें। तो क्या करना चाहिए, मैनुअली सर उन्हें निकालना नहीं, पड़ेगा? उसकी आवश्यकता नहीं है। एक
जो देखिए मैंने बताया था क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल पीरियड फॉर क्रॉप वीड कंपटीशन, अगर उस अवस्था के अंदर शाकनाशी ने, हर्बिसाइड ने आपके खरपतवार को नियंत्रित कर लिया है तो उसके बाद जो है फसल अपने आप बढ़ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है खरपतवारों से लड़ने की। और खरपतवार जब फसल ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ ही खरपतवार जमते हैं, ज़्यादा मात्रा में खरपतवारों का जमाव संभव नहीं हो पाता है। जी सर, एक हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज आया है, जयशंकर मिश्रा हैं जिन्होंने कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हमें ये सवाल भेजा है। ये कह रहे हैं कि जो धान में अभी आपने खरपतवार नाशी बताए हैं उसके बारे में एक बार फिर से बता दें, और साथ ही किस अनुपात में इस्तेमाल करें, क्या विधि है वो एक बार दोहरा दें उनकी। देखिए धान की फसल किसान भाई, मैं फिर स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जब धान की फसल आप रुपाई करते हैं तो उस समय एक दवाई आती है प्रेटिलाक्लोर। प्रेटिलाक्लोर दवाई रुपाई के टाइम पे डाल दीजिए या बोने के टाइम डाल दीजिए। धान रुपाई द्वारा लगाया जाता है और डायरेक्ट सीडिंग के द्वारा लगाया जाता है। तो उन दोनों अवस्था में जब धान लगा दिया जाता है तो आप प्रेटिलाक्लोर की मात्रा जो है 1 किलो आती है प्रति हेक्टर की दर से, और 500 लीटर पानी में घोल बनाओ तो रुपाई के 1 दिन बाद या बुआई के 1 दिन बाद जो है या 2 दिन बाद आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपके खरपतवार खेत में जमेंगे नहीं। जी जी। दूसरी अवस्था यह है, जिन किसान भाइयों की आज फसल 15 दिन की हो गई है धान की या 20 दिन की हो गई है, उनके लिए एक ऑप्शन है कि बिस्पारीबैक सोडियम दवाई जो है, जो मैंने पहले भी बताई है कई किसानों को इसी प्रोग्राम के अंतर्गत, बिस्पारीबैक सोडियम की 25 ग्राम मात्रा लें शुद्ध। जब मैं शुद्ध की बात करता हूं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और प्रति हेक्टर के लिए 300, 350, 400 लीटर पानी में इसका 25 ग्राम मात्रा का घोल बनाएं। और जब धान की आपकी फसल 25 दिन तक हो जाए या 15 से 25 दिन के अंदर में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और खरपतवारों को, खड़े खरपतवार जो फसल में हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। जी सर, एक और हमारे पास ये सवाल आया है दर्शक का, ये तिल की फसल में खरपतवार का नियंत्रण जानना चाहते हैं कि किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और हमारे साथ जो बागवानी विषय है उससे जुड़े हुए हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर एम शर्मा जो है प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। सर स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जी सर, मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल भी। जी, हमारा आज का जो दूसरा विषय है सर विदेशी फलों की खेती पर है, बागवानी पर है, तो उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले सर जो हम सवाल ले रहे थे, तो ये मूंगफली में जो खरपतवार हो जाते हैं। नहीं, मूंगफली नहीं, तिल में, माफ कीजिएगा, तिल में। हाँ, तिल में तिल सवाल की बात है। सिसेमम जो है तिल की फसल, मैं जैसे समझता हूँ कि किसान भाइयों ने जो लगाई है उनकी कम से कम 1 महीने की हो गई होगी, और इस अवस्था में वो खरपतवार नाशी कोई हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी हर्बिसाइड इस अवस्था के लिए नहीं सिफारिश किया गया है। लेकिन वो निराई गुड़ाई 2 बारी कर सकते हैं तिल की फसल में, और जब अगली बारी सिसम की फसल लगाएं, तिल की फसल लगाएं, तो बोने के तुरंत बाद जो है पेंडिमिथिलिन दवाई की 1 किलो मात्रा प्रति हेक्टर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बना करके तिल की फसल बोने के 1 या 2 दिन बाद जो है वो खेत में समान रूप से छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे वो है खरपतवारों का जमाव तिल की फसल में नहीं होगा। जी, और डॉक्टर शर्मा, जैसे कि आज का हमारा दूसरा विषय है विदेशी फलों की बागवानी, तो मुख्य रूप से वो कौन से विदेशी फल हैं जिनकी बागवानी हमारे देश के जो किसान हैं वो अपना सकते हैं और जिससे निश्चित लाभ भी ले सकते हैं? देखिए बहुत सारे फल विदेशी हैं जी, जिसमें हमारा कीवी फ्रूट है जो कुछ समय पहले ही आया है, और वो काफी सारे हिंदुस्तान के कई जो देश हैं उनमें उसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट भी हमारे किसान भाई अभी लगा रहे हैं। ब्लूबेरी जो है उसकी खेती भी हमारे देश में शुरू हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे फल हैं जो हाल ही में आए हैं। वैसे तो विदेशी बहुत सारे फल हैं, सेब भी विदेशी फल है, लेकिन जो हाल ही के दिनों में जो फल आए हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, कीवी फ्रूट है, तो इन फलों की खेती विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है। और कीवी फ्रूट के बारे में बता दूं कि हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश जैसे जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वी हैं उनमें वहाँ भी उनकी बहुत अच्छी खेती की जाए। बिल्कुल, तो कीवी है, और जैसे कि आपने बताया ड्रैगन फ्रूट है, ब्लूबेरी है, और स्ट्रॉबेरी तो हम जी स्ट्रॉबेरी तो हम सब जानते ही हैं।
तो इसकी खेती अब काफ़ी लोकप्रिय हो रही है और हमारे देश में कई ऐसी प्रदेश हैं जहाँ की भौगोलिक स्थिति इन्हें सपोर्ट भी करती है। तो चलिए इससे जो थोड़ा सा और बताना चाहूंगा जी कि सर बताएं। कुछ फसलें ऐसी हैं कि जैसे हमारे जहाँ जोत का साइज बहुत छोटा है, किसान भाई हमारे ये चाहते हैं कि भाई नहीं, हम आम या अमरूद या नींबू वर्गीय फल नहीं लगाना चाहते, कि हमारे पास जमीन कम है। तो जैसे बहुत सारी फसल, जैसे स्ट्रॉबेरी आप है जो कि आप लगा के 3-4 महीने की फसल होती है और अच्छी आय उससे ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे देश में जो बहुत पहले से हो रहा है, रसबेरी भी वो लगा सकते हैं। ब्लूबेरी की थोड़ी सी जो एसिडिक सॉइल होती है उसकी जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रॉबेरी जैसे ऐसे फल हैं कि जिनसे आप कम समय में ही काफी आय कमा सकते हैं और आप जब चाहें तब उसको उस फसल को हटा के कोई दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ ऐसे किसान भाई जो नए बाग लगा रहे हैं, अगर वो भी अंतर फसल के रूप में अगर स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें लगाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त लाभ होने की पूरी संभावना। बिल्कुल, तो स्ट्रॉबेरी की भी खेती कर सकते हैं और किस तरीके से अगर आप इस फसल को अन्य किसी फसल के साथ लेना चाहते हैं तो ये भी आपके पास एक अच्छा विकल्प है। आइए इससे जुड़ी हमारी जो रिपोर्ट है उस पर नजर डालते हैं हम। भारत बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक फल और सब्जी उत्पादन के लगभग 12% हिस्से का उत्पादन करता है। वैसे तो हमारे देश में फलों की काफी विविधता है, लेकिन फिर भी दुनिया के अन्य हिस्सों में अभी भी बहुत से ऐसे फल हैं जिन्हें हमारे देश में भी लोग खाना पसंद करते हैं। ऐसे में अब विदेशी फलों की बागवानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन फलों में कीवी, एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट आदि शामिल हैं। भारत में कमलम फल यानी ड्रैगन फ्रूट की खेती तेजी से बढ़ रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इसकी खेती करना शुरू कर चुके हैं। इनके अलावा आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और नागालैंड के किसान भी इसकी खेती कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती का कुल क्षेत्रफल 3000 हेक्टेयर से ज्यादा है। ये फसल लगभग 20 साल तक उगाई जा सकती है। रोपण के 2 सालों के बाद इसकी औसत आर्थिक उपज 10 टन प्रति एकड़ है। सरकार भी विदेशी फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत ड्रैगन फ्रूट सहित विदेशी और विशिष्ट क्षेत्र के फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चिन्हित संभावित क्षेत्र में इस फसल की खेती के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं एवोकाडो की बात करें तो हमारे देश की जलवायु एवोकाडो की खेती के लिए एकदम सही है। पूर्वोत्तर में इसकी खेती की जाती है। कीवी फल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। एक और हमारे साथ दर्शक है फोन कॉल पर, निखिल नाम है हमारे दर्शक का। जी निखिल जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। छत्तीसगढ़ से आपने हमें कॉल किया है निखिल जी। हाँ बोलिए। निखिल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। निखिल जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ। निखिल जी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है जो एक व्हाट्सएप सवाल हमारे दर्शक का है, वो ले लेते हैं, बागवानी पर है। डॉक्टर शर्मा, ये हमारे दर्शक हैं बरिंदर बीर सिंह हैं पंजाब, और ये जानना चाहते हैं कि कौन से फ्रूट ले सकते हैं सेमी एरिड एरिया में। देखिए, जो ड्रैगन फ्रूट है ये ऐसा फल जिसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता है। तो कभी कभी हम इसमें अच्छे जल निकास की भी हमें व्यवस्था रखनी पड़ती है, तो वो ड्रैगन फ्रूट अपने यहाँ लगा सकते हैं। और कुछ किसान वहाँ पे खजूर को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे लगा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी तो वहाँ होती ही है। अगर वो थोड़ा सा सिंचाई का प्रबंध अगर कर सकते हैं तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं। तो इन फलों को, और वैसे भी पंजाब में जो नींबू वर्गीय फल तो वो लगा ही रहे हैं, लेकिन जो आज की जो चर्चा है उसके हिसाब से वो वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट लगाएं, उनके लिए अच्छा रहे। जी बिल्कुल, ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं आप। और इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लोग किसान।
और ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं विदेशी फलों की बागवानी के बारे में और साथ ही कैसे खरीफ फसलों में आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप हमें ज़रूर ईमेल करें, चाहे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप से भी अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और एक ऐसा ही सवाल आया है सर, ये खरपतवार से जुड़ा हुआ सवाल है और ये जो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि उनकी सोयाबीन की फसल में बोकनी की समस्या होगी। बोकनी कोई खरपतवार है और इसे किस तरीके से नियंत्रित करें, क्योंकि अगर इसमें अगर वो रसायन इस्तेमाल भी करते हैं तो उसका लंबा असर नहीं दिखाई देता, ये कहना हमारे दर्शक का। ये खरपतवार जो बता रहे हैं तूफान सिंह है ये जो जिन्होंने भी ये उज्जैन खरपतवार बता रहे हैं, लेकिन ये लोकल नाम बता रहे हैं, उससे ये रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा खरपतवार ज़्यादा है इनके फसल में। लेकिन मैं किसान भाइयों को, सोयाबीन के जितने भी किसान भाई हैं उनको बता देता हूँ कि जब सोयाबीन की फसल आप सोइंग करें, बुआई करें, तो जो है उसमें आप मेट्रीविजन दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। 200 ग्राम मेट्रीविजन दवाई का प्रयोग करें प्रति हेक्टर की दर से और 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर सोयाबीन लगाने के 1 या 2 दिन के बाद जो है इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन सोयाबीन में कई हर्बिसाइड अवेलेबल हैं जो खड़ी फसल में भी प्रयोग किया जा सकते हैं, जैसे क्लोरीमिलोन इथाइल। क्लोरीमिलोन इथाइल जो है उसकी 9 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टर की दर से लें और 300 से 400 लीटर पानी में इसका घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है सोयाबीन का मुख्य शाकनाशी, मुख्य हर्बिसाइड है इमेज़ेथाफायर। इमेज़ेथाफायर मार्केट में कई नाम से मिलता है, उसकी आप कम मात्रा जैसे 60 से 70 ग्राम मात्रा जो है आप 1 हेक्टर के लिए लें और 500 लीटर पानी में इसका घोल बना करके है, जब सोयाबीन की फसल आपकी 15 दिन की हो, 20 दिन की होगी, 25 दिन की हो, तो इमेज़ेथाफायर का भी प्रयोग आप किसान भाई सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं और खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जो हमारे दर्शक थे पंजाब से, ये लॉगन फ्रूट के बारे में भी जानना चाहते थे कि क्या ये सेमी एरिड एरिया में किया जा सकता है? ड्रैगन फ्रूट, लॉगन फ्रूट बताया इन्होंने। लॉगन फ्रूट ऐसा है कि ये ट्रॉपिकल जलवायु का फल है और अक्सर दक्षिण भारत में उगाया जाता है। तो यहाँ पे अभी इस पे कोई ऐसा शोध नहीं हुआ है जिसके आधार पे हम ये रिकमेंड कर सकें कि आप अपनी यहाँ लगाएं। जी, फिलहाल मतलब अभी तक इसको लेकर के कह सकते हैं ज्यादा स्कोप या जी इसका उत्पादन दक्षिण भारत में जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे इसका जी बिल्कुल। और सर, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन से फ्रूट्स लिए जा सकते हैं, और अगर हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग तरह के कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, और जैसा कि आपने कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी बताया जिसमें स्ट्रॉबेरी भी है, तो क्या किस तरीके से चुनाव करें हमारे जो दर्शक हैं, किसान हैं, कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल ली जा सकती है, कौन सी फ्रूट की बागवानी की जा सकती है? देखिए, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे कीवी फ्रूट जो बहुत अच्छी तरह अभी उगाया जा रहा है और कुछ नए किसान भी लगा रहे हैं। दूसरे जो प्रांत हैं वहाँ भी उनकी प्लांटेशन सिस्टमेटिक चल रही है पूरी उत्तर भारत में। तो स्ट्रॉबेरी क्योंकि टेम्परेट फल है तो स्ट्रॉबेरी भी वो सफलतापूर्वक वहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी उनकी ज़्यादातर फसलें हैं जो विदेशी हैं, लेकिन वो पुरानी हो चुकी हैं और वो अच्छी तरह से कॉमर्शलाइज्ड भी हो चुकी हैं। सेब है, नाशपाती है या दूसरे फल हैं, अखरोट है, तो वो व्यवसायिक स्तर पर उगा ही रहे हैं। लेकिन जो नए किसान हैं जो नई फसल लगाना चाहते हैं उसमें जो ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी वो लगा सकते हैं और बहुत सारी दूसरी बेरीज हैं जो बुश टाइप की होती हैं उनको वो लगा सकते हैं। कीवी फ्रूट लगा सकते हैं और स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये जो क्षेत्र आते हैं, इनमें कीवी फ्रूट तो नहीं लगा सकते, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में या जम्मू में भी काफी सारे किसानों ने लगा रखा है। तो स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट दोनों की खेती कर सकते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो कहाँ आप ड्रैगन और स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं, जो कि काफ़ी धीरे धीरे ये फ्रूट्स लोकप्रिय भी हो रहे हैं। और देखिए, ये चाहे कीवी की बात करें या फिर ड्रैगन फ्रूट की बात करें, ये ऐसे फल हैं जो कि विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इसलिए भी अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए कंज्यूमर इसकी अच्छी डिमांड भी रखता है। अब एक दर्शक हैं गुजरात से हमारे साथ, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, परेश जी बताइए क्या सवाल है आपका?
परेश जी, हाँ, गुजरात अरावली के छोटे से गांव काटम्बा में मेरा एक जमीन है। तो आपने बताया कि खरपतवार के लिए जो खरपतवार नियंत्रक की दवा का छिड़काव किया जाता है, उससे जमीन की उत्पादक क्षमता पर क्या कोई असर होती है? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि क्या इससे मुख्य फसल पर किसी तरह का प्रभाव होता है? नहीं नहीं जी, इनका प्रश्न पांचाल जी, गुजरात में भी काफ़ी फसलों में हर्बिसाइड का प्रयोग होता है। आपका ये सही प्रश्न है कि भाई इसमें ज़मीन पे कोई दुष्प्रभाव, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। और फसल पे भी जानना चाहते हैं। नहीं, फसल पे भी देखिए ऐसा होता है कि कोई भी रसायन है, अगर हम उसका नियंत्रित करने के लिए, जैसे खरपतवार उगते हैं फसल में, उसको हम मारते हैं, लेकिन खरपतवार तो मर जाते हैं, फसल बच जाती है। जी जी जी। लेकिन फसल को भी 1-2 दिन महसूस होता है कि हाँ, मेरे पड़ोस में खरपतवारों को मारा है और रसायन का प्रयोग किया है। तो उसको थोड़ा सा महसूस होता है, हाँ आज पड़ोस में कोई रसायन का प्रयोग किया गया है, लेकिन उससे फसल की उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता है। जी, तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो मुख्य फसल है उस पे, हाँ, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आपको देखिए, ये रसायन जो है जहर हैं, इनकी मात्रा अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ज़मीन पे भी नुकसान होगा और फसल पे भी नुकसान होगा। और दूसरा ये है, खरपतवार कम भी मर सकते हैं और ज़्यादा भी मर सकते हैं। तो जो हम सिफारिश करते हैं, जो डोज है, जो मात्रा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से तोलें और समान रूप से छिड़काव करें। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं गलती से कि एक क्षेत्र में, खेत के एक क्षेत्र में तो ज़्यादा कई बार स्प्रे कर देते हैं और ज़्यादा स्पीड से छिड़काव करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में धीमी गति से छिड़काव करते हैं। तो जहाँ धीमी गति से छिड़काव करेंगे वहाँ दवाई ज़्यादा पड़ जाती है, और जहाँ तेज़ी से चलते हैं तो वहाँ कम दवाई पड़ती है। तो ऐसे भी कभी कभी ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको समान रूप से फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि कितने अनुपात में आपको इस्तेमाल करना है, उसकी क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आपको उसका छिड़काव करना चाहिए, इसका ध्यान रखना भी बहुत अवश्य है। जैसे कि हमारे मेहमान कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आप कुछ जगह पर तो स्प्रे कर देते हैं, कुछ जगह छूट जाते हैं, तो ऐसे में उस तरह का रिजल्ट भी नहीं मिलता जिसकी आप उम्मीद करते हैं या फिर जिस मकसद से आप इसका स्प्रे करते हैं। और कुछ दर्शकों के हमारे ऐसे सवाल भी आए, उन्होंने समस्या भी बताई कि थोड़े दिनों बाद फिर से खरपतवार हो गए या फिर पूरे नष्ट नहीं हुए। तो ये सभी बातें ध्यान। उसके बाद ये है कि किसान भाई जो हैं, जब रसायन का प्रयोग करते हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि भाई मौसम कैसा है। अगर मान लो आपने रसायन का स्प्रे किया है और तुरंत बारिश होगी, तो उस बारिश जो है, बारिश का पानी रसायन को धो करके एक कोने में इकट्ठा कर देता है खेत में। जी जी। तो वहाँ नुकसान हो जाता है। जी, तो मौसम ऐसा होना चाहिए जिससे बिल्कुल। और हम कहते हैं जब बारिश होने वाली हो या हो रही हो तो आप किसी तरह का नहीं स्प्रे करना ना करें। चाहिए। चलिए, छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, आप बने रहें हेलो किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अब हम हेलो किसान के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, कमलेश हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। कमलेश जी, स्वागत है हेलो किसान में। क्या सवाल है? कमलेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से दर्शक हैं। जी कमलेश जी, बताइए। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार कमलेश जी। मैम,
मैं अत्यंत खुश हूँ अपना प्रोग्राम देख के। ये जो अभी वो अपना वो लाइव प्रोग्राम चल रहा है जी मैम, मैं सर से इच्छा रख रहा हूँ कि अपने मध्य प्रदेश में भी कुछ किसानों को वो अपना जो विदेशी फसलों का वो है जी ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि प्रयुक्त किया जाए सर। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आर एम शर्मा है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। कमलेश जी आप बने रहें फोन लाइन पर। डॉक्टर आर एम शर्मा, जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ पर कौन सी विदेशी फल ले सकते हैं? देखिए, जो मध्य प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट आप ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के लिए थोड़ी सी ठंड की आवश्यकता होती है। तो पता नहीं मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से बोल रहे हैं जी। तो ऐसे जो विदेशी फल शब्द है वो बहुत बड़ा है, अंगूर भी उसी में आता है, बहुत सारी फसलें। मुझे लगता है जो आजकल की नई जो फसलें आ रही हैं या फल आ रहे हैं उनके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे जो ज्यादा उत्पादकता जो है वो मध्य प्रदेश की है अमरूद की जी। तो इसके अलावा वो ड्रैगन फ्रूट अगर लगाते हैं अपने यहाँ तो निश्चय ही उनको फायदा होगा, क्योंकि वो उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और इसे अगर वो लगाते हैं तो उन्हें निश्चय फायदा होगा। बिल्कुल, ड्रैगन फ्रूट आप लगा सकते हैं। सर, अब जैसे कि आपने मध्य प्रदेश के हमारे दर्शक को बताया, ड्रैगन फ्रूट वहाँ पर अपना सकते हैं या फिर उसकी खेती आप एक बार के लिए वो ज़रूर वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हमारे दर्शक जो इस तरह की विदेशी फसलों के बारे में सोचते हैं या फलों के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में बड़ी आशंकाएँ होती हैं कि बाज़ार कहाँ मिलेगा, कोई ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। तो ये जो फैक्टर है, इससे भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए, मैं हमेशा किसान भाइयों को कहता हूं कि टेक्नोलॉजी जो है वैज्ञानिक बताता है और आप उसको कर भी लेते हैं, आप उत्पादन भी ले लेते हैं। इसलिए जो मार्केट इंटेलिजेंस है, मैं हर किसान को कहता हूं कि जब भी आप कोई नई फसल लगाते हैं तो आप उसका एक बार मार्केट सर्वे उस फसल को चुनने से पहले जरूर करें जी। कि मैं अपनी मार्केट कहाँ ढूंढूंगा। जैसे बहुत सारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, दिल्ली के आसपास भी 1 साल लगाते हैं फिर वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक बहुत जल्दी खराब होने वाला फल है। तो उसकी अगर आप मार्केट तुरंत नहीं मिली तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि वो अपना जो लोकल मार्केट है या जो टारगेटेड मार्केट है उसका अध्ययन उस फसल को चुनने से पहले जरूर करें जी। अगर वो ऐसा करेंगे तो निश्चय ही उन्हें फायदा होगा। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले देख लें कि आपके क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है, मार्केट किस तरह का है, और उसके बाद ही आप अपने क्षेत्र के अनुसार फसलों का चुनाव करें या फिर जो भी विदेशी फल आप लेना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं, उसके बारे में आप आगे कदम बढ़ाएं। खरपतवार पर आ जाते हैं सर, क्योंकि अब कार्यक्रम में काफ़ी कम समय रह गया है, तो मैं चाहूँगी कुछ और बातें जो खरपतवार से जुड़ी हुई आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, चाहे कोई मौसम हो, चाहे कोई फसल हो, अगर आपको खरपतवारों का प्रकोप, अटैक अपने खेत में, अपनी फसल में कम चाहिए तो आप जो है फसल के लगाने के 1 महीने पहले आप उस खेत में थोड़ा सा हल्का सा पानी दें। पानी देने के 8-10 दिन बाद जो खरपतवारों के बीज खेत में पहले से पड़े हैं वो जम जाएंगे, और जमने के बाद जो है 10-12 दिन बाद जो है उसमें ट्रैक्टर से सभी जमे हुए खरपतवारों को मार दें। उससे क्या होगा किसान भाइयों को कि जो खरपतवारों का बीज है ना, उसकी मात्रा आपने काफ़ी कम कर दी। अगर ये प्रक्रिया 1 या 2 बारी करें तो किसान भाइयों को फसलों में जो खरपतवार दिखाई देते हैं वो कम से कम 40% कम होंगे। तो ये इसमें ना तो खर्चा लगा, ना कुछ उनका रसायनों पर कोई कीमत उनको देनी पड़ी, और ना ही फसल में नुकसान हुआ खरपतवारों से। तो 40% तक का नियंत्रण खरपतवारों का वो स्टाल सीड बेड टेक्निक इसको बोलते हैं कि फसल के बोने से पहले ही आपने खरपतवारों को जमने का मौका दिया और उनको तुरंत नष्ट कर दिया जी। एक हमारे पास ये सवाल आया है सर, व्हाट्सएप सवाल है ये। हमारे साथ जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, सुरेश हैं हमारे साथ ये दर्शक, और ये जानना चाहते हैं कि बैतूल मध्य प्रदेश से हैं, अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं क्या एवोकाडो की खेती की जा सकती है? डॉक्टर शर्मा। नहीं, एवोकाडो एक ट्रॉपिकल फल है और उसके लिए जलवायु जो चाहिए वो थोड़ी ह्यूमिड चाहिए और एक जैसी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ होती वहाँ पे ये नहीं होता। तो अगर वहाँ की जलवायु कुछ इस तरह की है तो ही आप उसको ट्राई करें, अन्यथा ये स्ट्रिक्टली एक ट्रॉपिकल फल है जो दक्षिण भारत में लगाया जाता है जी।
बिल्कुल, तो हमारे दर्शक थे सुरेश जो कि जानना चाहते थे कि एवोकाडो की क्या खेती मध्य प्रदेश में हो सकती है। बैतूल से दर्शक हैं, तो आपके लिए फ़िलहाल ये रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज का जो हमारा विषय था विदेशी फलों की बागवानी, उस पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए जी। और अब बात करते हैं सर, अब जैसे हम खरपतवार की बात कर रहे हैं, तो कुछ और क्लोजिंग पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें। जैसे कि हमने कई बारी चर्चा में भी बताया कि भाई खरपतवार नाशी जो होते हैं वो जहर होते हैं, पॉइजन्स लिक्विड होते हैं, पाउडर होते हैं। उनका अच्छी तरीके से माप तोल करके अच्छे समय पर अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए जी। और जहां आवश्यकता नहीं है वहां किसानों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, जब प्रयोग करते हैं तो मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। और आप अपने शरीर का भी विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर रसायन जो है आपके शरीर के संपर्क में आ गए तो आपके शरीर पर नुकसान हो जाएगा, किसी तरह की एलर्जी हो जाती है। और ये सब चीजें हैं किसान भाइयों को विशेषकर बिल्कुल, और ध्यान रखना है। ये हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी दर्शकों को कहते हैं कि जब भी आप किसी भी रसायन का इस्तेमाल करें खेतों में, पहली बात अपनी सुरक्षा का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इनके संपर्क में आते हैं तो इससे काफ़ी गंभीर आपको नुकसान हो सकते हैं, कई बीमारियां भी हो सकती हैं। और इसके अलावा मौसम पर ध्यान ज़रूर दें। आप हमारा मौसम खबर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र में क्या तेज़ हवाएं चलने वाली हैं या बारिश होने वाली है। उसी के अनुसार ही आप कब आपको स्प्रे करना है उसकी योजना बनाएं। तो कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और जो रिकमेंडेड डोज है, जो रिकमेंडेड उसकी क्वांटिटी है, मात्रा जो है, उसी का इस्तेमाल करें। बहुत जी है कि अगर मान लो आपने जो प्रयोग किया है, खाली डिब्बा जो है रसायनों का इधर उधर ना फेंके, या तो उसको जला दें या जमीन में गाड़ दें, जिससे कोई दूसरी दुर्घटना, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, कई बार इन डब्बों को रीयूज भी कर लिया जाता है, जो कि सही नहीं है। किसान भाई बड़ी बड़ी बाल्टी होती हैं उनको यूज कर लेते हैं पानी के लिए। ऐसा किसान भाई ना करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उनका अंश रह जाता है। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपने खरपतवार नियंत्रण कैसे करें ये भी बताया, और कैसे सावधानी हमारे दर्शक बरत सकते हैं, हमारे किसान बरत सकते हैं, ये भी जाना। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा अगला जो विषय है, अगले अंक का विषय क्या है, कल का विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नज़र। कल का हमारा विषय है बेल वाली सब्जियों की खेती, कपास में कीट व रोग नियंत्रण। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह आप देख सकते हैं, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं, अपने सवाल साझा करें। टोल फ्री नंबर नोट कर लें, हमारा कॉल सेंटर नंबर है, जो कि कार्यक्रम के बाद भी आपके लिए चालू रहेगा, 1800-1130-60 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, और हेलो किसान के नए पुराने सभी एपिसोड्स आप YouTube पर भी देख सकते हैं। या फिर आज के कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं, कुछ जानकारियां नोट करना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी आपके लिए YouTube पर है। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले